हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। आज हम लोग एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों का एडमिशन एमएड में हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसका एग्ज़ाम है, तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले इस वाले सिलेबस को अच्छी तरह से देखिएगा। क्योंकि देखो, पेपर देने से पहले यदि हम लोग को सिलेबस पता हो कि हाँ क्या है, हम लोग को पाठ्यक्रम की जानकारी हो, तो ये समझिए कि आधी चीज़ें तो वैसे ही पढ़ ली जाती है। बोले तो कि यदि सिलेबस आपने अच्छी तरह समझ लिया तो आप ये अच्छी तरह से जान जाओगे कि पेपर में क्या आएगा और पेपर में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। तो सिलेबस की बहुत आवश्यकता होती है हर चीज़ में, इसलिए सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ लो, समझ लो कि क्या है इसमें, जिससे कि आपको समझ आ जाए कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, मेरे पेपर में क्या क्या आ सकता है, आपको सारी बात समझ आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। क्योंकि आप जानते हो कि जो एमएड है वो 2 ईयर का कोर्स है, 2 ईयर, जिसमें 4 सेमेस्टर होने हैं। आपको इतना भी पता है कि एक सेमेस्टर का मतलब होता है 6 महीने का कोर्स। ठीक है, एक सेमेस्टर का मतलब होता है जो छमाही एग्ज़ाम होते हैं ना, जो 6 महीने में एग्ज़ाम होता है, उसे कहते हैं सेमेस्टर वाइज। ठीक है, 2 साल का ये टोटल कोर्स है, लेकिन 4 सेमेस्टर है इसमें। ठीक, तो आज हम देख रहे हैं एमएड का सिलेबस। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का है, ये याद रखना, डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी यानी कि आगरा यूनिवर्सिटी का है। तो हम लोग इसको अभी डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको सारी चीज़ समझ आ जाए कि सिलेबस में क्या क्या है और आपको क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट सेमेस्टर हम लोग देखेंगे। पहले तो हम एक रिव्यू लेंगे इसका, पूरे के एमएड में जो 4 सेमेस्टर होता है उसमें क्या क्या आता है। ठीक, और फिर हम देखेंगे कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें मेनली क्या क्या दिया हुआ है, क्या सिलेबस है उसका पूरा। तो यहाँ पर बहुत इजी वे में हम समझाने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग एमएड के लिए इसका सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है एमएड का सिलेबस। ठीक, ये सेशन पे मत जाइए, ठीक है, क्योंकि सिलेबस अभी तक कुछ नहीं बदला है। एमएड का देख रहे हैं 2 ईयर का कोर्स है, ये 4 सेमेस्टर है, इसमें ध्यान रखना है। आप कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बात। ठीक, चलो चलते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है यहाँ पर 2 ईयर सेमेस्टर प्रोग्राम। ठीक, लो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पर चारों सेमेस्टर के बारे में दे रखा है कि चारों सेमेस्टर में कितने पेपर होते हैं और पेपर के मार्क्स कितने मिलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, ये फर्स्ट सेमेस्टर, इसमें 101, 102, 103, 104। तो फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 4 पेपर होते हैं, और 4 पेपर में ये हर एक पेपर के 100 नंबर होते हैं। ठीक है, पर पेपर के 100 मार्क्स होते हैं। ओके, मैक्सिमम 100 मार्क्स हैं चारों पेपर के। और ये सेकंड सेमेस्टर आप देख रहे हो, सेकंड नंबर पे देखिए, सेकंड सेमेस्टर है। सेकंड सेमेस्टर में जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें 101 था, 102, 103, 104, लेकिन जब सेकंड सेमेस्टर आया तो यहाँ भी आगे सेकंड लग गया, तो 201, 202, 203, 204। ओके, ये भी 100 नंबर के हैं चारों पेपर। और जो थर्ड सेमेस्टर आता है उसमें 301 से स्टार्टिंग हो जाती है। यहाँ पर भी 4 पेपर है, यहाँ पर भी 4 पेपर है, 100 नंबर के हैं भी, ये 400 का है पूरा। और ये है फोर्थ सेमेस्टर की बात यहाँ की गई है। तो फोर्थ सेमेस्टर में भी 401, 402, 403, 404। तो यहाँ पर जो फोर्थ सेमेस्टर होगा ना आपका, यानी कि दूसरी साल में जो लास्ट वाला जो सेमेस्टर होगा आपका, तो वहाँ पर ही आपका ये वाइवा होगा, वहाँ पर भी आपका प्रैक्टिकल यानी कि वाइवा होगा, यानी कि लास्ट में, दूसरे साल के लास्ट में। ठीक है, और बाकी वाइवा आपका इसमें नहीं होना है। तो देखिए, हम लोग क्या है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो हम लोग ये वाला पोर्शन अभी यहाँ पर देखेंगे, यानी कि इन चारों पेपर के लिए देखेंगे इन चारों पेपर में क्या है। ओके, फर्स्ट सेमेस्टर देखेंगे। जब आप नेक्स्ट जाओगे आगे, तो सेकंड सेमेस्टर में हम लोग कब करेंगे प्रवेश, जब आपके यहाँ के एग्ज़ाम हो जाएंगे तब। ठीक है, तो फिलहाल फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एंटर लिया है, तो अब देखते हैं यहाँ पर। ठीक, चलो आगे चलते हैं। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर हैं। पहला पेपर है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ठीक, और दूसरा पेपर है इसका हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एजुकेशन। हम ये देखेंगे कि एजुकेशन की यानी कि शिक्षा की, इतिहास क्या है शिक्षा का, और पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है शिक्षा की। ठीक है, और थर्ड पेपर है एजुकेशनल स्टडीज़, और फोर्थ है मैथडोलॉजी ऑफ एजुकेशन रिसर्च फर्स्ट। तो ये चारों पेपर का हम डिस्कशन करेंगे इसी सेमेस्टर फर्स्ट में ही। ठीक है,
चलो इसको हम थोड़ा डीपली देखेंगे, आप लोग समझने की कोशिश करना। यदि आपने समझ लिया तो ये समझना कि आपका पेपर काफ़ी हद तक आप समझ जाओगे कि पेपर में क्या आने वाला है और कैसे आपको पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। ठीक, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर यहाँ पर है आपके सामने, पेपर 101। आपके पास सिलेबस हो तो उसे खोल लीजिए और यहाँ पर देखना शुरू कीजिए। ठीक, तो ये है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर हम देख रहे हैं मनोविज्ञान। किसका मनोविज्ञान देख रहे हैं? लर्निंग का और डेवलपमेंट का। ठीक है, अधिगम और विकास का। ठीक है, मनोविज्ञान देख रहे हैं अधिगम और विकास का, सीखने का और विकास का। ठीक, तो यहाँ पर हमने बड़ी इजी लैंग्वेज में लिख दिया है, मतलब हिंदी भाषा में लिख दिया है, और हिंदी भाषा में आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ पाओगे कि ये क्या क्या लिखा है। तो यहाँ टोटल 5 यूनिट हैं पेपर 1 की। पेपर 1 की टोटल 5 यूनिट हैं। 5 यूनिट में पहली यूनिट है ये, इसका नाम है साइकोलॉजी एंड इट्स नेचर, मनोविज्ञान और उसकी प्रकृति। तो मनोविज्ञान आप जानते हो, मनोविज्ञान क्या है? मन का विज्ञान। आपको पता ही है, जो जब आपके सामने कोई बंदा बैठा है और आप उसके मन की बात समझ जाओ कि आज तो इसको ये बात अच्छी लग रही है, या फिर आज तो ये काम ये करने वाला है, अब ये इस काम के लिए तैयार है। एक बच्चा सामने बैठा है और उसके सामने चॉकलेट रखी है, बच्चे की निगाह बार बार चॉकलेट पर जा रही है, तो आप समझ जाओगे कि ये बच्चा चॉकलेट को खाना चाहता है। आप इस बात को तुरंत समझ जाओगे, मतलब आपने उसके मन को पढ़ लिया। तो मनोविज्ञान क्या? मन का विज्ञान है, ये मन को पढ़ने का विज्ञान है। एक टाइम था जब इसे आत्मा का विज्ञान कहते थे, फिर इसको मन का विज्ञान कहने लगे, लेकिन फिर भी लोगों को संतुष्टि नहीं मिली, फिर इसको चेतना का विज्ञान कहने लगे। लेकिन आजकल जो प्रचलन में है वो है व्यवहार का विज्ञान। तो उसको क्या कहते हैं? ये मनोविज्ञान का व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यूनिट फर्स्ट में क्या देखेंगे? साइकोलॉजी एंड इट्स नेचर, मनोविज्ञान और उसकी प्रकृति। ठीक है, अब इसमें टोटल 3 पार्ट्स दिए गए हैं। 3 पार्ट्स हैं, आप देखिए। ऐसे कर लूँ क्या इसको? अब देखिएगा, हाँ अब ठीक है। इसमें दिया है, यूनिट फर्स्ट में दिया है, ए को देखिए, ए पार्ट को, साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यूनिट फर्स्ट का पहला पार्ट देख रहे हैं, साइकोलॉजी, मीनिंग, नेचर ऑफ साइकोलॉजी एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी एजुकेशन। इसमें देख रहे हैं हम कि मनोविज्ञान क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, और क्या, और उसका योगदान क्या है एजुकेशन में, उसका योगदान क्या है, मनोविज्ञान का योगदान क्या है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम ये देखेंगे। सेकंड है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, यानी कि मनोवैज्ञानिक शिक्षा या शैक्षिक मनोविज्ञान। ठीक है, अब ये शैक्षिक मनोविज्ञान जो है, इसमें इसका मीनिंग देखेंगे यानी कि इसका अर्थ देखेंगे। स्कोप एंड एम्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसका स्कोप क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का उद्देश्य क्या है, हम क्यों शैक्षिक मनोविज्ञान को पढ़ रहे हैं, हम क्यों शिक्षा में मनोविज्ञान को पढ़ना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ये डिस्कस किया जाएगा पूरा। ठीक है, और थर्ड है मेथड यूज्ड इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में कौन कौन सी विधि प्रयोग की जाती हैं, इसकी कौन कौन सी विधियां हैं, उन विधियों में क्या क्या है, तो थर्ड पोर्शन में ये सारी बात बताई जाएगी। ठीक है, देखो ये सिलेबस आप लोग अच्छी तरह से देख लोगे तो काफ़ी हद तक आपको समझ आ जाएगा कि आपको पेपर में पढ़ना क्या है, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं और इंग्लिश से बहुत अधिक टच नहीं हो पाते हैं, इसलिए इंग्लिश की वजह से बहुत सारी चीज़ें हम लोग के दिमाग से आउट हो जाती हैं और हम लोग नहीं समझ पाते। इसलिए हमने सोचा कि चलो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो नहीं समझ आ रहे होंगे शायद बच्चों को, तो हम लोग उसे हिंदी में क्यों ना डिस्कस करें जिससे थोड़ा क्लियर हो जाए। तो यूनिट फर्स्ट में आप समझ ही गए होंगे कि क्या करना है, हमें साइकोलॉजी की प्रकृति को देखना है, साइकोलॉजी के अर्थ को समझना है, और साइकोलॉजी का यानी मनोविज्ञान का क्या एजुकेशन में क्या योगदान रहा है हमें ये देखना है, और हमें इसका स्कोप क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है, इसकी विधि कौन कौन सी है, बस ये सब देखना है। ठीक है, तो आपने ये देख लिया, तो आप चाहो तो किसी किताब से भी आराम से पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो सेकेंड यूनिट में आते हैं हम लोग, आपने ये सब समझ लिया ना, तो आप किसी भी किताब को उठाकर पढ़ लोगे इन सारी चीज़ों को, तो भी आप पेपर में आराम से पास हो जाओगे। ठीक, वैसे हम लोग एमएड के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए क्लासेस स्टार्ट करेंगे जल्दी ही। ओके, चलो यूनिट सेकंड देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इट्स थ्योरीज़। ये क्या है? सेकेंड यूनिट में लिखा है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इट्स थ्योरीज़, मानव विकास और उसके सिद्धांत। अब देखो आप हेडिंग से समझ गए कि क्या इसमें मानव के विकास और उसके सिद्धांत के बारे में सारी चीज़ बताई गई होंगी।
तो स्टार्ट में इसका ये जो पॉइंट है उसमें क्या है, मीनिंग यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इसकी थ्योरी का यानी मानव विकास और इसके सिद्धांत का हमें अर्थ बताया जाएगा। इसमें सिद्धांत क्या क्या है वो बताए जाएंगे, चरण क्या है यानी स्टेजेस क्या हैं, और इसके एस्पेक्ट्स क्या हैं यानी कि इसके पहलू कौन कौन से हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के मानव विकास के पहलू कौन कौन से हैं, इसमें ये सब बताया जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड वाला पॉइंट देखिए, एडोलसेंट प्रॉब्लम एंड रिमेडिकल मेजर्स। तो किशोरावस्था में जब बच्चा किशोरावस्था को प्राप्त करता है, जब बच्चा बचपन से बड़ा होकर किशोरावस्था में प्रवेश करता है, बोले तो कहते हैं ना टीनेजर क्या होता है 13 से लेकर 19 तक का जो पीरियड होता है हर बच्चे की लाइफ में, तभी तो इसे टीनेजर बोलते हैं। 13 लिखा है ना लास्ट में, ऐसे 19, तो 13 से लेकर 19 तक का जो पीरियड होता है उसे कहते हैं टीनेजर यानी कि एडोलसेंस। ठीक है, तो इस एडोलसेंस में यानी कि किशोरावस्था में कौन कौन सी समस्या आती हैं, जैसे बताते थे ना कि किशोरावस्था एकदम ऐसा काल है जो आंधी तूफान का काल है। इसमें डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं इसकी ओर जाऊँ कि इसकी ओर चला जाऊँ। तो इसमें समस्या क्या क्या है किशोरावस्था की, और समस्या है तो फिर उसका उपचार कैसे किया जाए, तो इसमें सेकंड पॉइंट में यही बताया जाएगा। ठीक है, यानी कि कुल मिला के देखिए यहाँ पर मानव के विकास से संदर्भित जितनी सारी चीज़ें हैं उन सब का यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि हम समझेंगे कि मानव विकास का सिद्धांत क्या है इसके, और इसके पहलू क्या हैं, इसके चरण कितने हैं, किस तरह से इसका विकास होता है, इसके सिद्धांत क्या है, अर्थ क्या है, और किशोरावस्था में जो प्रॉब्लम आती है उसका उपचार कैसे किया जा सकता है। और जो सी पॉइंट है उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन थ्योरी। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अब आप जानते ही हो कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था। ठीक है, पियाजे के नाम से हर कोई परिचित है क्योंकि आप बीएड करके आए हो तो आपने पियाजों को अच्छी तरह से घोटकर पी भी लिया होगा। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे पियाजे का सिद्धांत यहाँ पूछा जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पियाजे के सिद्धांत को भी पढ़ेंगे। ओके, तो कुल मिलाकर हमने यहाँ 2 यूनिट देख ली 101 की। ठीक है, अब आगे देखते हैं, चूँकि 5 यूनिट है हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं। अभी जो सेकंड यूनिट चल रही थी उसमें हमने लास्ट में पॉइंट देखा था पियाजे का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। लास्ट में देखिए, लास्ट में दिखा है ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ये हमने ये देखा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी में देखिए पहले पियाजे का सिद्धांत था, अब नैतिक विकास का जो सिद्धांत है ना मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, ये कोलबर्ग ने दी थी, आपको बताई है। तो हमें पियाजे के सिद्धांत के बाद कोलबर्ग का सिद्धांत भी देखना है। और जो लास्ट पॉइंट है इसमें थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट एरिक्सन। अच्छा, एरिक्सन ने एक थ्योरी दी थी मनोसामाजिक सिद्धांत की, है ना, एरिक्सन ने थ्योरी दी थी मनोसामाजिक सिद्धांत की, तो हम लोग यहाँ उसको भी पढ़ेंगे। यानी कि जो आपका पेपर 101 है उसकी जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट में हमें मेनली क्या पढ़ना है कि मानव का विकास किस किस तरह होता है, उसके सिद्धांत क्या, उसके पहलू क्या, उसके चरण क्या है। इसी में हम पियाजे का सिद्धांत, कोलबर्ग का सिद्धांत और एरिक्सन का सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलो 2 यूनिट हो गए, अब थर्ड यूनिट देखते हैं हम पेपर 101 की। थर्ड यूनिट में क्या है, थियोरटिकल अप्रोच टू लर्निंग, सीखने के लिए सैद्धांतिक दृष्टिकोण। ठीक है, हमने हिंदी में लिख लिया, आप इसे पढ़ लीजिएगा आराम से। तो यूनिट थर्ड में देखना है थियोरटिकल अप्रोचेस ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने के लिए सैद्धांतिक दृष्टिकोण क्या है, यानी कि हम किस तरह सीखते हैं, कोई सिस्टमेटिक वे कैसे क्या है सीखने का। ठीक है, कुछ तो वे होता होगा, टीचर के थ्रू सीखते हैं, अपने आस पड़ोस के थ्रू सीखते हैं, परिवार के थ्रू सीखते हैं, किसके थ्रू सीखते हैं, तो इसका ये सैद्धांतिक दृष्टिकोण क्या है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट है लर्निंग कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, यानी कि सीखने को प्रभावित करने वाले अधिगम कारकों की अधिगम अवधारणा। ठीक है, सीखने को क्या क्या प्रभावित करता है, वो कारक कौन से हैं, हम लोग यहाँ पहले उसमें पॉइंट में देखेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट में देखिए लर्निंग थ्योरी, यहाँ भी अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, अब आप सभी जानते हो अधिगम के सिद्धांत के लिए ये लोग बड़े फेमस रहे हैं, थॉर्नडाइक, जिन्होंने त्रुटि का सिद्धांत दिया था, कहा था ना त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी थॉर्नडाइक ने। अब ये पावलोव थ्योरी, कुत्ते पर एक प्रयोग किया था, आपको बताइए। स्किनर की थ्योरी बहुत फेमस है, आप जानते होंगे। कॉलर का इनसाइट सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सूत्र सिद्धांत था ना कॉलर का। तो हमें यहाँ पर भी यानी कि यूनिट सेकंड में भी हमने पियाजे, कोलबर्ग, एरिक्सन को देखा, और यहाँ यूनिट थर्ड के सेकंड पॉइंट में भी हम लोग यानी जो अधिगम सिद्धांत जिन लोगों ने दिया था, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर और कोलबर्ग, इनके सिद्धांत को हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस तरह आपका यूनिट थर्ड फिनिश हुआ पेपर 101 का। अब हम फोर्थ यूनिट पे चलते हैं। इसमें क्या है, इसमें यह है कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग एंड मोटिवेशन, यानी कि सीखने का हस्तांतरण कैसे होता है। जैसे एक टीचर ने अपने किसी टीचर से सीखा,
एक टीचर ने अपने आस पड़ोस से सीखा। अब जब उसने टीचर ने अपने किसी और दूसरे टीचर से सीखा और अपने आस पड़ोस से सीखा, अब उसने वही सीखकर अपने बच्चों को सिखा दिया। तो इस सीखने का हस्तांतरण तो हो रहा है। तो इस सीखने के हस्तांतरण की क्रियाविधि क्या है, उसे कैसे सीखा जाता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके प्रकार कितने हैं, उसकी कंडीशन कैसी है और सीखना कैसे ट्रांसफ़र होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर इसमें सीखेंगे। ठीक है, इसमें लिखा कॉन्सेप्ट, टाइप्स एंड कंडीशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो इसमें अवधारणा देखेंगे, इसके प्रकार देखेंगे, स्थिति देखेंगे, सीखने का ही ये सब कुछ। ठीक है, अब देखिए लर्निंग एंड मोटिवेशन, सीखना और प्रेरणा। अधिगम कैसे होता है, सीखना कैसे होता है, और फिर प्रेरणा कैसे मिलती है। ठीक है, इसमें ये सब चीज़ देखी जाएगी। ओके, बहुत इजी वे में समझा रहे हैं हम आपको, पूरा लिख दिया है यहाँ पर, ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सको और आराम से पढ़ सको, अपने आप लिख सको अपने उस पर। ठीक है, बहुत धीरे धीरे हम आपको बता रहे हैं। चलिए 4 यूनिट हम लोग कर चुके हैं, 5वें यूनिट देखिए, इंटेलिजेंस एंड एडजस्टमेंट। अब बुद्धिमत्ता एवं समायोजन। तो बुद्धिमत्ता और समायोजन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बुद्धिमत्ता क्या होती है। जब बुद्धिमत्ता ही हम लोगों को नहीं पता होगा तो हम लोग समायोजन कैसे कर पाएंगे। तो पहले हमको ये समझना होगा कि इंटेलिजेंस क्या है और इंटेलिजेंट कौन लोग कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ वही बता रहा जा रहा है कि यूनिट 5 में क्या है, इंटेलिजेंस एंड समायोजन। तो ये फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, फर्स्ट पॉइंट इसमें इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता, सेकंड है अवधारणा, फिर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता के सिद्धांत। कुल मिलाकर कि हम बुद्धिमत्ता के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट। अब देखिए हमने बुद्धिमत्ता पढ़ लिया, तो अब समायोजन भी तो आना चाहिए कि बुद्धिमत्ता तो हमने देख लिया, बुद्धिमत्ता क्या है, IQ लेवल क्या होना चाहिए, कैसे बुद्धि आती है, कैसे क्या होता है, कौन इंटेलिजेंट माना जाता है, ये सब तो हमने देख लिया। लेकिन अब जो इंटेलिजेंट हमने देख लिया, इंटेलिजेंस से हमने देख ली है, तो समायोजन क्या होता है, एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं उस अपनी बुद्धि के अनुसार, तो हमें यहाँ पर वो देखना होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट यानी समायोजन की अवधारणा यहाँ देखेंगे हम, और फिर मैकेनिज्म ऑफ एडजस्टमेंट यानी कि समायोजन की क्रिया विधि क्या होती है। तो 5th यूनिट में हम लोगों ने क्या देखा, बुद्धिमत्ता और समायोजन। ठीक है, यहाँ ये सारी बात होंगी। अब देखिए ये आपका पेपर 101 हो गया, लेकिन अब ये पेपर जब 101 हो जाता है तो उसमें लास्ट में असाइनमेंट के लिए देते हैं, असाइनमेंट के लिए देते हैं। और इन असाइनमेंट में एनीवन यानी इन दोनों में से आपको एक असाइनमेंट कंप्लीट करना होगा। आपके जो 4 पेपर हैं, चारों पेपर के लास्ट में एक एक असाइनमेंट आपको बनाना होगा, एक एक असाइनमेंट। ठीक है, तो परेशान होइए मत, एक एक असाइनमेंट हम आपको बनवा देंगे, परेशान होना मत किसी भी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो पेपर 101 आपने देख लिया, इसमें आपने 5 यूनिट देख ली, लास्ट में इन दोनों में से एक असाइनमेंट करना होता है, तो जो भी आपको पसंद आए वो आप कर लेना। ठीक है, इसमें लिखा है प्रिपेयर अ रिव्यू ऑफ रिसर्च स्टूडेंट रिलेटेड टू एडोलसेंट एजुकेशन, या किशोरावस्था की जो शिक्षा है उसके विषय में यहाँ पर आपको बताना है। यदि आप ये नहीं कर सकते तो यहाँ पर आपको 10 स्टूडेंट के बारे में उनका कैरेक्टर स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कि विकास का जो चरित्र चित्रण है वो करना पड़ेगा, क्या है और कैसे है। ठीक है, तो इस तरह आपका पेपर 101 कंप्लीट हुआ। आप चाहो तो इसकी फ़ोटोकॉपी, मतलब फ़ोटोकॉपी बोले तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये देख लो पेपर 101 स्टार्ट से है, क्योंकि बहुत बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है, हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश की हिंदी नहीं बन पाती सही से, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे कंफ्यूजिंग हो जाते हैं जो नहीं समझ आते कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये इसका सेकंड पेज है जो अभी आपने पढ़ा है। ठीक है, चलिए ये हो गया पेपर 101। अब आते हैं पेपर 102 पर। ठीक है, आपको बताइए कि हम किसके लिए पढ़ रहे हैं। ये हम पढ़ रहे हैं एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पर इस पेपर का नाम क्या है, इसका नाम है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एजुकेशन, यानी कि इतिहास क्या है और इसका राजनीतिक आर्थिक महत्व क्या है, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, कि शिक्षा ने क्या क्या दिया है आपको, इसका इतिहास क्या रहा है, इसका राजनीतिक में क्या योगदान रहा है, इसका आर्थिक क्या महत्व रहा है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे तो क्या क्या है। चलिए चलते हैं, ऐसे कर लेते हैं। देखिए यूनिट फर्स्ट है पेपर 102 की यूनिट फर्स्ट, हिस्टोरिकल परसेप्टिव्स, यानी कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। अब हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं किसको, एजुकेशन को। ठीक है, किसको देख रहे हैं, एजुकेशन को। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, यहाँ सारी चीज़ें एजुकेशन से रिलेटेड ही हैं, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, या कुछ भी हो। ठीक है,
जब आप एमएड या बीएड करते हो तो वहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड ही सारी बात पूछी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने पूछ लिया कि शिक्षा के बारे में बताइए, नहीं, किसी ने ऐसा पूछ लिया कि राजनीतिक स्तर पर शिक्षा का आधुनिकीकरण कीजिए, या किसी भी तरह से इस तरह पूछ लिया, या आर्थिक रूप से शिक्षा के क्रियाविधि के बारे में बताइए, कुछ भी इस तरह पूछा और आपने कह दिया कि सोनिया गांधी बहुत पैसे वाली हैं और इसलिए उनका बेटा भी राजनीति में उतर गया, वो भी बाहर जाकर पढ़ा, ये सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपने कर दी। तो भैया ये सारा आपको कहानी नहीं सुनानी है, वहाँ आपको राजनीतिकरण शिक्षा का करना है। तो आपको समझाना पड़ेगा कि शिक्षा ने किस तरह पैर जमाया, शिक्षा की वजह से कितने कितने होनहार बाहर निकल कर आए। शिक्षा की वजह से यदि कोई व्यक्ति अच्छी तरह शैक्षिक हो जाता है तो राजनीति में जब वो एंटर करे तो वहाँ पर भी वो राजनीति का भी सुदृढ़ीकरण करता है और दुनिया और देश को संभाल के चलता है। और शिक्षा किस हद तक ज़रूरी है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो कोई क्षेत्र हो, ठीक है। तो आपको वहाँ ये समझाना पड़ेगा। तो हिस्टोरिकल परसेप्टिव हमें बताना है यहाँ पर, ठीक है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखेंगे हम शिक्षा के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा है ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा ओवरव्यू लेना है, ठीक है, संक्षिप्त में ओवरव्यू लेना है किसका, कि प्राचीन काल में शिक्षा कैसी थी, प्राचीन काल में कैसे पढ़ाया जाता था, कैसे शिक्षा थी, इसके कितने केंद्र थे, जैसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, एंशिएंट काल के तो हैं, प्राचीन काल के तो हैं, तो यहाँ देखे जाएंगे। और फिर प्री इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले क्या व्यवस्था थी शिक्षा की, कौन कौन से स्कूल, कौन कौन से कॉलेज, कौन कौन सी कमेटियाँ बनाई गई थी, यहाँ देखेंगे स्वतंत्रता से पहले। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो जो स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद जो कॉलेज की स्थापना की गई, कोठारी आयोग और राधा कृष्ण आयोग, जो भी आयोगों की स्थापना की गई उनके बारे में चर्चा होगी, ठीक है, ओके। यहाँ शिक्षा से रिलेटेड ही सारी चीज़ देखी जाएंगी, ठीक है। अब देखिए बी, देखिए एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटी, प्राचीन काल में जो यूनिवर्सिटी हुआ करती थी ना, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, इनके बारे में यहाँ चर्चा की जाएगी अच्छी तरह से, तो आप लोग बढ़िया तरह से समझ लीजिएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इमरजेंसी ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है। यहाँ पर भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा जाएगा, ठीक है, किसका, बुद्ध और जैन का। तो बुद्ध और जैन तो आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ ही रखे होंगे, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेना। तो यूनिट फर्स्ट में आपने क्या देखा कि आपने देखी शिक्षा के बारे में कि प्राचीन काल में शिक्षा कैसी थी, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले कैसी शिक्षा थी, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कैसी शिक्षा हुई, कितने आयोग, कितनी कमेटियाँ, कितने अनेक प्रकार के आयोगों की स्थापना की गई, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। और फिर आपने कॉलेजेस के बारे में देखा कि पहले कौन कौन से विद्यालय थे, उनके बारे में चर्चा की गई सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, किसका, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का, ठीक है। तो ये हो गई यूनिट फर्स्ट, पेपर 102 की, देखा ना पेपर 102 ये। चलो आगे देखते हैं। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम आप इसका एमएड वाला डिस्कस करा देना, थोड़ा समझ आ जाए सिलेबस, इसलिए हमने सोचा कि आज इसे करा देते हैं। तो देखो अभी आपने हिस्टोरिकल देखा, यानी कि अभी आपने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखा शिक्षा का, इस वाले में यूनिट फर्स्ट में आपने ऐतिहासिक देखा ये। अब हम देख रहे हैं पॉलिटिकल। अरे भैया कहाँ गया वो पेज, तेरा हिस्टोरिकल लिखा ना, परसेप्टिव। ऐतिहासिक देखा, इतिहास में आपने झांक कर देख लिया कि क्या क्या हुआ था पहले। अब आप इसका राजनीतिक देख रहे हो, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य देख रहे हो शिक्षा का। तो इसमें भी 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट में है। फर्स्ट पॉइंट देखिए एजुकेशनल प्रोविज़न इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अभी आपने संविधान को उठाया क्योंकि हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य देख रहे हैं। पहले ऐतिहासिक देखा तो हमने इतिहास में जितने भी शिक्षा के क्षेत्र थे उनको पकड़ा था, लेकिन अब राजनीतिक देख रहे हैं तो अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उठाएंगे, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छा और कोई हमारे पास वो किताब, वो कॉपी या वो कोई भी ऐसा अभिलेख नहीं है जो हमें शिक्षा के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को समझा सके। इसलिए हमने यहाँ कह लिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। एजुकेशन प्रोविज़न इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। भारतीय संविधान को हमने यहाँ उठाया और हम इसके द्वारा अब चेक करेंगे पॉलिटिकल परसेप्टिव को, ठीक है, किसका, शिक्षा का, ओके। देखिए बी, देखिए एजुकेशन एंड ह्यूमन राइट। देखो शिक्षा और मानव अधिकार क्या क्या हैं यहाँ सेकंड पॉइंट में बताया जाएगा। थर्ड देखिए राइट एंड ड्यूटीज़, यानी कि
कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है और मौलिक अधिकार क्या है व्यक्ति के। यानी कि यहाँ पूरी पॉलिटी दे रखी है, संविधान आ गया तो पूरी पॉलिटी आ गई, ठीक है। अब देखिए रोल, डी वाला देखिए, रोल ऑफ स्टेट इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में राज्यों का क्या रोल है, ठीक है, और पंचायती राज का क्या रोल है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य क्या कर रहे हैं, पंचायत, और शिक्षा के क्षेत्र में राज्य क्या कर रहे हैं, राज्यों के अंतर्गत जो पंचायती राज आता है वो क्या कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में, ये यहाँ सारी बात की जाएगी, इनका रोल क्या है, ये सारी बात यहाँ पर की जाएगी, ठीक है। तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य आपने देख लिया कि क्या है, यहाँ पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उठा के रख दिया है, तो आप देख लीजिएगा इसे भी। पहला आपने देखा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, दूसरा आपने देखा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, अब तीसरा देख रहे हैं आर्थिक, ठीक है। किसी भी देश को समझना है तो आपको उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक महत्व जानना ही होगा, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा ये फ़ोन वोन की क्या है, ये तो आते ही रहते हैं, ठीक है, इनको बाद में देखेंगे। चलिए आगे देखिए आपने पॉलिटिकल देख लिया, हिस्टोरिकल देख लिया, अब देखिए इकोनॉमिकल परस्पेक्टिव, ठीक है, यानी कि आर्थिक परिप्रेक्ष्य। अब जैसे आपने देखा इतिहास को देखा तो इतिहास में हमने झांक कर देख लिया, प्राचीन काल में क्या था और स्वतंत्रता से पहले क्या था, बाद में क्या था। हमने राजनीतिकरण देखा तो वहाँ हमने संविधान को पकड़ लिया। अब यहाँ पर हम इकोनॉमिकल देख रहे हैं तो हम आर्थिक जो है, एजुकेशन में आर्थिकता जो है वो सारी चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट 3 है इकोनॉमिकल परस्पेक्टिव, यानी कि आर्थिक परिप्रेक्ष्य क्या है शिक्षा का। तो देखिए एजुकेशनल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब यहाँ पर देखिए आर्थिक परिप्रेक्ष्य बात है, डायरेक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात यहाँ कर दी इन्होंने, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी यहाँ बात कर दी। ह्यूमन कैपिटल का थ्योरी का मतलब क्या होता है, मानव पूंजी। मानव पूंजी का मतलब क्या होता है, क्या मानव ने जो पैसा कमाया वो वाली पूंजी, नहीं भैया वो पूंजी नहीं। मानव पूंजी का मतलब होता है कि ऐसे लोगों का निर्माण करना जो स्वयं के लिए रोजगार तैयार करें और दूसरों को भी रोजगार दे सकें। कैसे, जैसे कि इंजीनियर तैयार करना, बहुत सारे डॉक्टर तैयार करना, बहुत सारे ऐसे काम करने वाले तैयार करना, ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर तैयार करना, ऐसे वकील तैयार करना, ऐसे लोग तैयार करना जो खुद भी रोज़गार प्राप्त कर सके और दूसरों को भी रोज़गार दे सके। तो ये तो मानव पूंजी होती है, ऐसे लोगों का निर्माण करना जो भविष्य का निर्माण, जो भविष्य के सुंदर परिदृश्य का निर्माण कर सकें। तो मानव पूंजी वही कहलाती है। मानव पूंजी का मतलब ये नहीं होता कि मानव के पास पैसा है और उसको हम गिने, नहीं, वो नहीं है। मानव पूंजी मतलब आप में डेवलपमेंट, मतलब आपके अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब आपके अंदर वो योग्यता आनी चाहिए जो रोजगार परक हो, जो आपको अंदर से भी अच्छा रखे और बाहर से भी अच्छा रखे और दूसरों के लिए हेल्पफुल बनाए, ठीक है, हेल्पफुल बनाए। तो इकोनॉमिक परस्पेक्टिव क्या है कि एजुकेशनल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस में देखा जाएगा। और दूसरा क्या है, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी देखी जाएगी। एजुकेशन एज एन एम्प्लॉयमेंट, शिक्षा को एक रोज़गार की तरह यहाँ पर चर्चा की जाएगी, शिक्षा एक रोज़गार की तरह, ठीक है। एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट, शिक्षा एक निवेश की तरह। आपने निवेश कर दिया, आज आपने पढ़ लिए, पढ़ाई में आपने थोड़ा निवेश कर लिया तो आगे चल के आप बहुत कामयाबी प्राप्त करोगे, ठीक है। तो शिक्षा रोज़गार के रूप में, शिक्षा निवेश के रूप में, ये सब देखा जाएगा, ठीक है। यूनिट 3 में आपने देख लिया। और यूनिट 4 क्या है, आप देखो यूनिट 4 में पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल परस्पेक्टिव है। आपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल को अभी तक अलग अलग पढ़ा था, लेकिन अब आगे एक साथ राजनीतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य किसका, शिक्षा का, ठीक है। अब जब दोनों चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं, यहाँ पर हेडिंग दे रखी है दोनों चीज़ों के बारे में, शैक्षिक मतलब इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों ही दे रखा है यहाँ, राजनीतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य दोनों दे रखा है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि जब दोनों चीज़ दी हैं तो इन दोनों का अंतर भी बताएंगे, या इन दोनों से क्या क्या शिक्षा को लाभ हुआ ये बताएंगे, और क्या इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में समानता क्या है, इन दोनों के साथ रहकर एजुकेशन का हाल क्या है, ये सारी चीज़ यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल सिस्टम। देखो बता दिया, यहाँ रिलेशनशिप बता रहे हैं, किसमें, राजनीतिक और किसमें, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल सिस्टम। एजुकेशनल और पॉलिटिकल सिस्टम में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, शैक्षिक और राजनीतिक प्रणाली में क्या रिलेशनशिप है, यहाँ पर वो बताया जाएगा। सेकंड देखिए, पॉलिटाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड स्टेट
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य के उपकरण के रूप में शैक्षिक संस्थान, राज्य के उपकरण के रूप में शैक्षिक संस्थान बताए जाएंगे। ठीक है, राज्य के उपकरण के रूप में ही तो अलग अलग इंस्टीट्यूट की स्थापना कर दी गई जगह जगह, ताकि शिक्षा का विस्तार हो सके, शिक्षा बच्चों को मिल सके। हाँ, तो राज्य के उपकरण के रूप में ही तो दिखाया जा रहा है यहाँ। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, फिर प्राइवेट इनिशिएटिव यानी कि निजी पहल, और लिबरलाइजेशन यानी कि शिक्षा में उदारीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली बात की जाएगी, निजीकरण, निजी पहल और शिक्षा में उदारीकरण की। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये हम लोगों ने 4 यूनिट देख ली पेपर 102 की, ये 5वीं यूनिट है। आपने क्या देखा, आपने इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा है शिक्षा को, आपने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा, आपने आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखा, और आपने राजनीतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में भी देखा, एजुकेशनल और आपने पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य भी देख लिया। ठीक है, अब ग्लोबल पर्सपेक्टिव देख रहे हैं हम, यानी कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं शिक्षा को। तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में ये देखिए पॉइंट 1, इसमें रोल ऑफ एजुकेशन इन इंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास में शिक्षा की भूमिका क्या है। ठीक है, सतत विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है, यहाँ पर वो सारी चर्चा की जाएगी। ओके, चूँकि हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य देख रहे हैं तो अब केवल इंडिया की बात नहीं की जा रही है, अब पूरे विश्व की बात की जा रही है। विश्व में कौन कौन, WHO, UNCE और UNESCO, वर्ल्ड बैंक, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, इन सब चीज़ों को देखेंगे, जो इंटरनेशनल बॉडी हैं। ठीक है, इन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में क्या कार्य किया है वो यहाँ पर सेकंड पॉइंट में बताया जाएगा। WHO ने क्या किया शिक्षा के क्षेत्र में, UNICEF ने क्या काम किया, यूनिसेफ। ठीक है, WHO ने क्या किया, यूनिसेफ ने क्या किया, यूनेस्को ने क्या किया, वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, क्या किया विश्व ने किसके क्षेत्र में, एजुकेशन को डेवलपमेंट देने के लिए, शिक्षा का विकास करने के लिए क्या क्या किया। ठीक है, ये हम देखेंगे। और कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू एजुकेशन, विज्ञान और तकनीक का शिक्षा में योगदान क्या रहा है, क्या योगदान दिया, क्या कंट्रीब्यूशन दिया, किसने, साइंस और टेक्नोलॉजी ने, किसमें, एजुकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे। ये यूनिट 5 हमने देख लिया। अब देखिए जैसा कि हमने आपसे कहा है 4 पेपर है, चारों पेपर क्लास में एक एक असाइनमेंट दे रखा है। तो दे तो 2 रखे हैं, लेकिन आपको दोनों में से कोई एक लिखना है, चूज़ एनी वन, दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है क्रिटिकल एनालिसिस ऑन हिस्ट्री, आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना है किसका, हिस्ट्री का। ठीक है, इतिहास का। अब देखो क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता कि जैसे यहाँ दे रखा है कि आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, तो आलोचनात्मक विश्लेषण का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी की आलोचना करो, किसी की बुराई करो, किसी में कमियां ढूंढो। आलोचनात्मक अध्ययन का मतलब ये होता है, आलोचनात्मक विश्लेषण का मतलब ये होता है कि आप किसी को खोजो, उसको और अंदर तक झाँक कर देखो कि वो क्या है, वो कैसा है, उसके बाद आप अपने विचार वहाँ रखो। ठीक है, आलोचना का मतलब किसी की बुराई करने से नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इतिहास के बारे में आपको अंदर झांक कर देखना होगा। तो आपको असाइनमेंट तैयार करना होगा, असाइनमेंट की चिंता मत करना, असाइनमेंट हम करेंगे एक एक करके चारों पेपर के। ठीक है, और दूसरा क्या है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इशू। तो आपको पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जो इशू हैं, जैसे गरीबी, बेरोज़गारी और ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, ये सब हमको देखनी होंगी। तो असाइनमेंट में आपने ये करोगे, तो पेपर 102 आपका इस तरह हो जाएगा कंप्लीट। ओके, और ये जो नीचे देख रहे हो रेफरेंसेस, इन्हें छोड़ो, इनसे कोई मतलब नहीं है आपको। ठीक है, ये तो केवल दे रखा है कि कहाँ से ये सारी चीज़ें ली गई हैं। ठीक है, चलो अब पेपर 103 में आते हैं। ठीक, पेपर 103 में आते हैं हम लोग। ये पेपर 103 है। हाँ, थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग समझोगे तो आपको अच्छा लगेगा। और एक बार आपने ये पूरा सिलेबस अच्छी तरह समझ लिया तो आपको पेपर करने में और आपको फिर पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, फिर आप आराम से कर ले जाओगे, इतना जरूरी है यदि आपने सिलेबस को सही से समझ लिया तो। ठीक है, तो यहाँ पेपर 103 देख रहे हैं हम लोग, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 103 देख रहे हैं। अरे क्या हो गया जी, चलिए यूनिट फर्स्ट देखते हैं। पहला पेपर देख लो, एजुकेशनल स्टडीज़। ठीक है, ये पेपर है 103। तो इसमें यूनिट फर्स्ट क्या कह रहा है, यूनिट फर्स्ट कह रहा है नॉलेज एंड एजुकेशन, ज्ञान और शिक्षा क्या है। तो यहाँ हम समझेंगे कि सबसे पहले हम यही देखेंगे ज्ञान में और शिक्षा में क्या संबंध है, क्या अंतर है, और वास्तव में ज्ञान का मतलब क्या और शिक्षा का मतलब क्या है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में ज्ञान और शिक्षा। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज। हमने कहा ना कि सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि नॉलेज क्या है, यानी ज्ञान क्या है।
ओके। अब देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। अब ज्ञान में और इन्फॉर्मेशन में अंतर क्या है, ज्ञान में और इन्फॉर्मेशन में यानी कि सूचना में अंतर क्या है, ठीक है। थर्ड देखिए मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग नॉलेज। एक तो वो होती है जो नॉलेज हमारे अंतःकरण से उत्पन्न होती है, एक वो होती है जो हमने प्राप्त की है, ठीक है, जो नॉलेज हमने प्राप्त किया। तो उस नॉलेज जो हमने प्राप्त की है, जो बाहर की सोर्स से हमने नॉलेज प्राप्त की, उसकी विधियाँ क्या क्या हैं वो हम यहाँ जानेंगे, ठीक है। कुल मिलाकर क्या है फर्स्ट यूनिट में, कुल मिलाकर ये है कि ज्ञान क्या है, शिक्षा क्या है, और इसका जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है ज्ञान की, वो क्या है वो हम समझेंगे, और अंतर क्या है ज्ञान में और तकनीकी में यानी कि सूचना में अंतर क्या है, और मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग नॉलेज यानी ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ क्या हैं, ठीक है। यूनिट फर्स्ट में ये कहा गया। अब सेकंड यूनिट देखिए, सेकंड यूनिट है एजुकेशन एज इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज, ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है जो अंदर से जो ज्ञान आए, ठीक है, जो अंतः विषय ज्ञान के रूप में शिक्षा यहाँ पर हम लोग देखेंगे। जो अंतः विषय ज्ञान होता है जो अंदर से उत्पन्न होता है, ठीक है, उसके रूप में। तो एजुकेशन एज इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज, ठीक। तो इसमें क्या है, ये देखिए ये है, इसमें क्या लिख रहा है ये, हाँ क्या इमरजेंसी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरियस डिसिप्लिन, ठीक है। वेरियस डिसिप्लिन्स के बारे में देखेंगे, जैसे क्या क्या अनुशासन किस किस तरह के होता है, ठीक है, इस तरह से दिखाएंगे। और देखिए दूसरा है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन, अनुशासन के रूप में शिक्षा का आलोचनात्मक विश्लेषण, ठीक है, यानी कि शिक्षा हमें किस तरह से अनुशासित करती है, शिक्षा के द्वारा हम कैसे अनुशासित होते हैं, और क्या वो जो अनुशासन हमें शिक्षा के द्वारा मिल रहा है क्या वो वास्तव में सही है। तो हम इस तरह से उसका आलोचनात्मक विश्लेषण करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलो 2 यूनिट देख लिए हमने, अब देखते हैं थर्ड यूनिट। अभी तो सेकंड यूनिट में ये थर्ड पॉइंट और रह गया है। इसमें लिखा है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एजुकेशन, रिलेशनशिप विद डिसिप्लिन सब्जेक्ट सच एज फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, मैनेजमेंट, इकोनॉमी, एंथ्रोपोलॉजी एक्सेट्रा। यानी कि यहाँ पर भी क्या है, यहाँ अंतर विषय ज्ञान हम लोग देखेंगे। अंतर विषय जो अनुशासन है उसकी प्रकृति क्या है और उसमें संबंध क्या है उसका शिक्षा के साथ, ठीक है, और जो अनुशासन है उसका संबंध क्या है, उसके साथ साथ जो कुछ सब्जेक्ट हैं अनुशासन के बोले तो फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और मैनेजमेंट और इकोनॉमिक और एंथ्रोपोलॉजी, इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में और अनुशासन के क्षेत्र में, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव शास्त्र, ठीक है। चलिए यूनिट थर्ड देखिए, प्रोसीड्यूर ऑफ लिंकिंग। अब देखिए इसमें क्या है, जोड़ने की प्रक्रिया। जोड़ना किसको किससे जोड़ने की बात की जा रही है, यहाँ पर आपके नॉलेज को, आपके अध्ययन को, आपके ज्ञान को, आपकी हर चीज़ों को, आपके स्कूल लाइफ को, आपकी कॉलेज लाइफ को, आपके स्टूडेंट्स लाइफ को यहाँ पर जोड़ने की बात की जा रही है। किसके साथ की जा रही है, तो देखिए यहाँ देखिए यूनिट थर्ड में फर्स्ट है कंटेंट नॉलेज विद पेडागोजी नॉलेज, यानी कि अध्यापन ज्ञान के साथ सामग्री ज्ञान। कंटेंट का मतलब होता है जो सामग्री आपके पास है। सामग्री बोले तो हवन में चढ़ाने वाली सामग्री नहीं हवन में सामग्री चढ़ाने वाली नहीं। कंटेंट नॉलेज बोले तो आपकी जो टेक्स्ट बुक में ज्ञान है, जो आपने किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपको क्या क्या ज्ञान है, उसके क्षेत्र में आपको कितना ज्ञान हो, वो नॉलेज, ठीक है। तो उस ज्ञान को आपके अध्यापन ज्ञान में जोड़ना है, ठीक है। यानी कि कंटेंट नॉलेज विद पेडागोजी नॉलेज, यानी कि अध्यापन ज्ञान के साथ सामग्री ज्ञान। स्कूल नॉलेज विद कम्युनिटी नॉलेज, यानी कि सामुदायिक ज्ञान के साथ विद्यालय ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया, ठीक है। यहाँ जोड़ने की बात की जा रही है, ध्यान रखना है इस बात को। थर्ड देखिए एक्सपेरिमेंटल नॉलेज विद एम्पेरिकल नॉलेज, यानी कि जो आपने अनुभव करके जो ज्ञान प्राप्त किया है उसका प्रायोगिक ज्ञान के साथ उसका जोड़ना, ठीक है। किसके साथ, एम्पेरिकल नॉलेज, यानी कि आपने जो अनुभव करके ज्ञान प्राप्त किया है ना उसको जोड़ना बताया जाएगा यहाँ प्रायोगिक ज्ञान के साथ, प्रैक्टिकल के साथ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या जोड़ने की बात की जा रही है। सारा प्रोसीड्यूर जो चल रहा है वो जोड़ने का चल रहा है। किसका किससे चल रहा है सब हमने आगे लिख रखा है, बड़े आराम से आप समझ जाओगे, ठीक है। और देखिए फोर्थ पॉइंट है थियोरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है, यानी व्यवहारिक ज्ञान के साथ सैद्धांतिक ज्ञान को यहाँ जोड़ना है। व्यवहारिक ज्ञान के साथ यानी प्रैक्टिकल ज्ञान के साथ थियोरेटिकल ज्ञान को जोड़ना है, यानी सैद्धांतिक ज्ञान को जोड़ना है, ठीक है।
3 यूनिट पूरी होगी। चौथी देखिए परसेप्टिव्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के दृष्टिकोण। अब यहाँ शिक्षा के दृष्टिकोण की बात की जाएगी। तो पहला यानी कि शिक्षा का दृष्टिकोण क्या है, शिक्षा को देखने का तरीका क्या है, शिक्षा को किस वैज्ञानिक ने किस तरह समझा, किस मनोवैज्ञानिक ने किस तरह समझा, शिक्षा किस किस क्षेत्र की किस किस तरह की है, कौन सी प्रोफेशनल शिक्षा है, कौन सी वोकेशनल है, कौन सी एकेडमिक है, ये सारी चीज़ों की यहाँ चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट पॉइंट देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरल स्टडी, यानी कि उदार अध्ययन की अवधारणा। ठीक है, और सेकंड देखिए वोकेशनल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, यानी कि वोकेशनल का मतलब है स्कूली शिक्षा जो आप स्कूल में ग्रहण करते हो, और प्रोफेशनल एजुकेशन यानी कि जो व्यावसायिक शिक्षा होती है। अब आप क्या कर रहे हो, आप एमएड कर रहे हो, एमएड बीएड ये कैसी शिक्षा, ये व्यावसायिक शिक्षा, ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। ठीक है, अब इन स्कूली शिक्षा की और व्यावसायिक शिक्षा की क्या आवश्यकता है, क्या इसका महत्व है, वो यहाँ समझा जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए एनालिसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल और एजम्पशंस एंड कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड टू इशू दैट आर यूनिक टू एजुकेशन डिसिप्लिन। बड़ा लंबा चौड़ा हो गया था। ठीक है, ऐसे देखिए एनालिसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, यहाँ पर हम अवधारणाओं का विश्लेषण करेंगे। ठीक है, उसके सिद्धांत क्या हैं, उसकी पूर्व मान्यताएँ क्या हैं, किसकी शिक्षा की पूर्व मान्यताएँ क्या हैं। ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड टू इशू दैट आर यूनिक टू एजुकेशन डिसिप्लिन सच एज स्कूलिंग करिकुलम सिलेबस। अब देखो पहले हमने देखा कि शिक्षा का कॉन्सेप्ट क्या है, अवधारणा क्या है, सिद्धांत क्या है, पूर्व मान्यता क्या है, और जो कुछ इशू होते हैं ना, जैसे स्कूल में आप पढ़ते हो जो कुछ इशू होते हैं, जैसे स्कूलिंग लाइफ, आपका पाठ्यक्रम क्या है, करिकुलम क्या है, सिलेबस क्या है, टेक्स्ट बुक क्या है, असेसमेंट उसका असेसमेंट कैसे करोगे। ठीक है, और टीचिंग क्या है, लर्निंग प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ों की यहाँ पर हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, इन सब चीज़ों का यहाँ विश्लेषण किया जाएगा। ओके, पांचवा देखिए यूनिट 5 देखिए इशू इन कंटेम्प्रेरी एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के समकालीन मुद्दे क्या क्या हैं। कंटेम्प्रेरी एजुकेशन बोले तो समकालीन, जो शिक्षा के समकालीन मुद्दे हैं ना वो। ठीक है, तो क्या क्या है, क्या क्या है इसमें पॉइंट देख लेते हैं एक बार। इशू रिलेटेड विथ प्रोफेशनल अपडेशन। ठीक है, प्रोफेशनल अपडेशन के साथ इसका क्या इशू रहा है, क्या कैसे रिलेटेड है ये शिक्षा प्रोफेशनल अपडेशन के साथ। ठीक है, कैसे रिलेटेड है, क्या है ये प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ। ओके, सेकंड देखिए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी, यानी कि बुनियादी ढांचे की कमी। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ समझी जा रही हैं कि शिक्षा के जो समकालीन मुद्दे हैं ना, कि शिक्षा में कमी क्या है और कमी है तो क्यों है, क्या क्या कारण है, शिक्षा यदि उच्च स्तर पर पहुँच रही तो उसका कारण क्या है, क्या क्या बातें हैं उसके पीछे, तो यहाँ सारी चीज़ डिस्कस की जाएंगी। और शिक्षा यदि आज पूरे भारत में नहीं है लागू तो क्यों है, और क्योंकि सरकार खूब कोशिश कर रही है कि शिक्षा घर घर में पहुँचे, हर बच्चे के पास हो, सबके पास हो, बड़े बुजुर्ग भी शिक्षक हों, लेकिन क्या कमी रह जा रही है, क्यों शिक्षा सबके पास नहीं पहुँच पा रही है, तो यहाँ उन चीज़ों के बारे में चर्चा की जाएगी। ठीक है, बच्चे क्यों पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा क्या कमी रह जा रही है शिक्षा में जो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं हैं और हर बच्चा नहीं पढ़ रहा है, क्या कमी है, तो उन चीज़ों की बात करेंगे हम। सेकंड पॉइंट देख लीजिए कि बड़ा जल्दी भाग जाता है। देखिए सेकंड पॉइंट देखिए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी, यानी बुनियादी ढांचे की कमी। ठीक है, ड्रॉप आउट को छोड़ देते हैं, स्टैग्नेशन यानी कि स्थिरता आ जाती है, टीचर्स जो टीचर होते हैं वो अनुपस्थित हो जाते हैं, एब्सेंटिज्म होता है। ठीक है, कि आपने देखा होगा कि कॉलेज है, बड़ा सा कॉलेज है, उसमें चाहिए 6 टीचर और रहते हैं 2 टीचर, तो भैया बच्चों को 2 टीचर कैसे पढ़ा लेंगे भैया, चाहिए 6 टीचर और हमारे टीचर हैं केवल 2 ही, तो कैसे पढ़ाएंगे फिर। तो जब टीचरों की अनुपस्थिति रहेगी क्लास में तो कौन सा बच्चा स्कूल जाना चाहेगा, किसी के पास इतना टाइम तो है नहीं जो फालतू में बर्बाद करने जाए स्कूल या कॉलेज में। तो यहाँ शिक्षक की अनुपस्थिति में एक बड़ा रोल निभाती है शिक्षा को ख़राब करने में और बच्चों के मन को ख़राब करने में, क्योंकि बच्चे फिर आना नहीं चाहते कि कुछ पढ़ाई लिखाई होते नहीं, इतना किराया भाड़ा खर्च करके हम स्कूल जाते हैं, कोई मतलब नहीं बनता, तो कौन आए फिर। ठीक है, और यहाँ टीचर शॉर्टेज और शिक्षकों की कमी है, लिखा है ना, अभी हमने बताया था आपको कि शिक्षकों की कमी होगी, शिक्षक अनुपस्थित रहेंगे, इसलिए उसमें पढ़ाई में स्थिरता भी आती है, बुनियादी ढांचे की कमी है तो भी पढ़ाई में स्थिरता आती है। ठीक है, तो ये सारी बातें यूनिट 5 में कही जाएंगी। उसके बाद एक असाइनमेंट है लास्ट में। ठीक है, एक असाइनमेंट है लास्ट में पेपर 103 में। ये असाइनमेंट जो हैं इनमें से आपको कोई एक करना होगा, 3 दे रखे हैं, तीनों में से एक करना होगा। जैसे कि हमने आपको बताया कि असाइनमेंट के लिए आप बहुत अधिक परेशान होना मत, एक एक करके धीरे धीरे करके हम लोग तीनों असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे इसमें।
ठीक है, तीनों बोले तो पेपर 101 का एक, पेपर 102 का एक और पेपर 103 का एक। ठीक है, हम तीनों असाइनमेंट करेंगे, तो आप परेशान होना मत। ओके, और वैसे आप अपने आप भी बहुत आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ स्टडी के बारे में यहाँ पर बात की गई है, विजन ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, ये भी कर सकते हो, सेकंड वाला भी कर सकते हो, सब अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सेमिनार के ऊपर कहा गया सेकंड में। और ये जो थर्ड है, यहाँ टेक्स्ट बुक की बात की गई है। आपको एक टेक्स्ट बुक लेना, उसके बारे में सारी बात बतानी है, पूरी कहानी सुनानी है। ठीक है, तो ये पेपर 103 हमने देख लिया। और ये फोर्थ पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का, फोर्थ पेपर है पेपर 104। ठीक है, देखिए मैथडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम मेथड देखेंगे किसका, एजुकेशनल रिसर्च का, शैक्षिक शोध का। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, विधि देखेंगे, उसकी क्रिया विधि देखेंगे, उसकी पद्धति देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी आपकी 5 यूनिट है। 5 यूनिट में क्या क्या लिखा है देखते हैं, बहुत इजी वे में आप लोग समझ पाएंगे जहाँ तक है। यूनिट फर्स्ट देखिए, देखो कितना लिख के यहाँ रख दिया है हमने, इसलिए लिखा है ताकि आपको परेशानी ना हो। आप इसकी एक स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले भी सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चों को तकलीफ़ होती है, इंग्लिश की हिंदी नहीं आज समझ पाते, कुछ वर्ड्स में सबकी तकलीफ़ होती है। तो चलो हम देख लेते हैं इसमें। यूनिट फर्स्ट देखिए, साइंटिफिक मेथड एंड एजुकेशनल रिसर्च, यानी कि शैक्षिक शोध की वैज्ञानिक पद्धति। ठीक है, ये एंड नहीं ऑफ होगा यहाँ, साइंटिफिक मेथड ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, यानी कि शैक्षिक शोध की वैज्ञानिक पद्धति। यहाँ अब रिसर्च के बारे में बात की जाएगी, क्योंकि इसका नाम ही रिसर्च फर्स्ट है। अभी तक आपने सारी चीज़ें पढ़ ली थी एमएड के तीनों सेमेस्टर में, ये फोर्थ सेम आपने एमएड के तीनों पेपर में सारी बात समझ रही थी, लेकिन अभी फोर्थ पेपर है एमएड का, सेमेस्टर फर्स्ट का फोर्थ पेपर है। तो यहाँ रिसर्च की बात की जाएगी, रिसर्च फर्स्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो रिसर्च की बात की जाएगी, तो पूरा पेपर में रिसर्च की बात की गई है। रिसर्च यहाँ पर मेन रोल है, अदा करेगा। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट देखिए, यूनिट फर्स्ट में क्या है, साइंटिफिक मेथड एंड एजुकेशनल रिसर्च, यानी कि शैक्षिक शोध की वैज्ञानिक पद्धति हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इसमें क्या क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे इसका अर्थ क्या है, इसका प्रकृति क्या है, इसका स्कोप क्या है, यानी कि किसका स्कोप, शैक्षिक अनुसंधान का, शैक्षिक शोध का, एजुकेशनल रिसर्च का। ठीक है, एजुकेशनल रिसर्च का मीनिंग क्या है, यानी अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका स्कोप क्या है, और क्या है इसका टाइप क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। इसका फंडामेंटल रिसर्च क्या है, यानी कि आधारभूत जो शोध है वो क्या है, अप्लाइड रिसर्च क्या है, यानी व्यवहारिक रिसर्च क्या है, जो आप अपने व्यवहार में लाते हो वो शोध क्या है, और क्रियात्मक रिसर्च क्या है। ठीक है, क्रियात्मक शोध क्या है वो हम देखेंगे। सेकंड पॉइंट देखिए, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, गुणात्मक और मात्रात्मक जो परिभाषा है ना किसकी, एजुकेशन रिसर्च की, वो हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, उसका अर्थ देखेंगे, उसकी परिभाषा देखेंगे, गुणात्मक और मात्रात्मक उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, शैक्षिक शोध का। और उसके बाद क्या है, उसके बाद है वेरिएबल्स डेफिनेशन, टाइप्स, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस, इंटरवेनिंग एंड कनकोमिटेंट। ठीक है, कनकोमिटेंट। ओके, तो यहाँ ये सब हम लोग देखेंगे, यानी कि चरों की परिभाषा क्या है। शैक्षिक शोध में चरों की परिभाषा क्या, इसके चर कौन कौन से, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए चर कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्वतंत्र चर हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं, डिपेंडेंट कौन से हैं, यानी कि परतंत्र चर कौन कौन से हैं, और जो सतत है, जो कॉन्टीन्यूअस चर है वो कौन कौन से हैं, और डिसकॉन्टीन्यूअस चर कौन कौन से हैं, इंटरवेनिंग एंड कनकोमिटेंट कौन कौन से हैं, यानी हस्तक्षेप करने वाले और सहवर्ती ये होते हैं। इंटरवेनिंग यानी कि हस्तक्षेप करने वाले, और कनकोमिटेंट होते हैं जो सहवर्ती होते हैं, जो सहगामी होते हैं चर, वो कौन कौन से हैं। यानी कि थर्ड पॉइंट पे हम लोग चरों की यहाँ पर व्याख्या करेंगे, समझेंगे और सुनेंगे। ठीक है, परिभाषा, व्याख्या, ये सब चीज़ सुनेंगे। और यूनिट सेकंड में क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि शोध की समस्याओं का निर्धारण। और यहाँ शोध की समस्याओं का निर्धारण कैसे होगा, शोध की समस्याएं क्या क्या है, रिसर्च में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं तो कैसी होती हैं वो, और क्या रिसर्च में जो प्रॉब्लम आती हैं वो सही होती है, इन सब चीज़ों की चर्चा यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है उसका महत्व क्या है, उसका चरित्र चित्रण क्या है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ वो सारी बात हम लोग समझेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें लिखा है क्राइटेरिया एंड सोर्स फॉर आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम। यहाँ शोध समस्याओं को यहाँ पर हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, समझेंगे। ठीक है, उसकी पहचान करेंगे। ठीक है, उसका क्राइटेरिया क्या है, मतलब शोध समस्याओं को समझने का क्राइटेरिया क्या है, किस किस आधार पर हम इन्हें समझ पाएंगे, सोर्स क्या है उसके। ठीक है, सोर्स क्या है,
और देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम, अच्छी शोध समस्या का चरित्र चित्रण कैसे करेंगे, यहाँ सेकंड पॉइंट में ये बात समझाएगी। थर्ड देखिए रिव्यूइंग लिटरेचर एंड राइटिंग द रेशनल फॉर एनी रिसर्च प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिव्यू, ठीक है, साहित्य की समीक्षा करना और समीक्षा के आधार पर किसी भी शोध की समस्या के लिए तर्क करना। यहाँ थर्ड पॉइंट हमसे क्या कह रहा है कि साहित्य की आपको समीक्षा करना होगा और क्या समीक्षा के आधार पर किसी भी शोध समस्या के लिए तर्क करना, या थर्ड पॉइंट में ये सारी बात होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे फोर्थ पॉइंट में है यहाँ पर वही सहगामी जो वो थी ना सहगामी शिक्षा, तो इसमें क्या क्या है वो हम यहाँ देखेंगे। देखिए सेटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी प्राइमरी सेकेंडरी एंड कनकोमिटेंट, ठीक है, यहाँ प्राइमरी शिक्षा को देखेंगे, सेकेंडरी को देखेंगे और कनकोमिटेंट देखेंगे, सहवर्ती शिक्षा उसके लिए, यानी कि प्राथमिक माध्यमिक और सहवर्ती अध्ययन के उद्देश्य निर्धारण करना, ठीक है, इनके उद्देश्य क्या क्या है वो निर्धारण हम लोग करेंगे, इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिट 3 देखिए, इसमें हाइपोथेसिस है यानी कि परिकल्पना। सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा परिकल्पना क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसका अर्थ क्या होता है, परिकल्पना हम कैसे समझें, क्या चीज़ है ये, तो यहाँ वो सारी बात की जाएंगी यूनिट 3 में। हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना, तो परिकल्पना की परिभाषा क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, विशेषताएं क्या है, स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का बयान क्या है, परिकल्पना क्या कहना चाहती है, ठीक है, ये सब देखेंगे। उसके बाद आप जानते हो कि नल हाइपोथेसिस होती हैं, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती हैं, आप जानते हो ना, स्टैटिकल हाइपोथेसिस, और यहाँ पर ये सारी जो हाइपोथेसिस की जो टाइप्स है ना वो हम यहाँ देखेंगे कौन कौन से होते हैं। रिसर्च हाइपोथेसिस, ठीक है, और स्टैटिकल यानी कि सांख्यिकीय परिकल्पना, ये नल भी होती है और डायरेक्शनल भी हो सकती है, ठीक है, और एंड ऑपरेशनल हाइपोथेसिस यानी परिचालन परिकल्पना। ये सारी परिकल्पना कौन कौन सी होती हैं, कैसे कैसे होते हैं, उनके यहाँ पे वर्णन किया जाएगा, उनको हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है। अब यूनिट 4 देखिए, यूनिट 4 यहाँ क्या है, पॉपुलेशन सैंपल एंड रिसर्च डिज़ाइन। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जनसंख्या क्या है, पॉपुलेशन क्या है, अच्छा जनसंख्या है तो, और जनसंख्या में सैंपलिंग क्या होती है और रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है, यहाँ हम लोग देखेंगे। अब सैंपल तो आप जानते ही हो कि पॉपुलेशन यानी कि पूरी जनसंख्या। अब जनसंख्या के कुछ भाग को यदि हम ले लेते हैं किसी भी आधार पर, चाहे वो शिक्षा के आधार पर लें, चाहे वो एक लिंग के आधार पर लें, चाहे वो फर्टिलिटी के आधार पर लें, चाहे किसी भी आधार पर लें, लेकिन जब हम एक बहुत बड़ी जनसंख्या में से एक छोटा सा पीस निकाल कर अलग रख देते हैं वो सैम्पलिंग कहलाता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, सैम्पलिंग कहलाता है। सैम्पलिंग एक ही प्रकार का नहीं होता, सैम्पलिंग अनेकों प्रकार का होता है। तो यहाँ पर सैम्पलिंग की बात की जाएगी, रिसर्च डिज़ाइन की बात की जाएगी, पॉपुलेशन की बात की जाएगी, ठीक है। क्या है देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की परिभाषा क्या है ये देखेंगे, सैंपल क्या है, नमूना क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग का इंपॉर्टेंस क्या होती है वो सब देखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए सैम्पलिंग की टेक्निक क्या क्या है, कौन कौन सी टेक्निक होते हैं सैम्पलिंग के, ये बहुत फर्स्ट क्लास सा टॉपिक है, आप लोग पढ़िएगा कि सैम्पलिंग की टेक्निक क्या होती हैं, इसका पर्पज़ क्या है, यानी कि उद्देश्यपूर्ण सैम्पलिंग क्या होती है, ठीक है। यदि उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण होता क्या है, उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण यानी कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप किसी चीज़ का नमूना ले रहे हो, जैसे आपने सोचा कि भारत देश में 135 करोड़ की आबादी है, यहाँ बहुत सारी आबादी है, लेकिन इस आबादी में से कितने लोग पढ़ रहे हैं हमें ये जानकारी चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप भारत देश के उन राज्यों में से कुछ जनसंख्या को पकड़ोगे और पकड़कर देखोगे कि यहाँ शिक्षा की गतिविधि क्या चल रही है, आप पकड़ोगे। अब आपने जिस उद्देश्य के लिए उन नागरिकों को राज्य में से लिया तो आपने उस उद्देश्य की पूर्ति कर ली, आप समझ गए कि यहाँ तो भैया 59% लोग शैक्षिक हैं, तो आपको समझ आ गया। जिस उद्देश्य के लिए आप लोगों ने जनता को इकट्ठा किया था, लोगों को पकड़ा था, राज्यों से पकड़ा था लोगों को, तो आप समझ गए कि 59% लोग यहाँ पड़े हुए, तो उद्देश्य की पूर्ति होगी ना, तो उसे कहते हैं पर्पज़ सैम्पलिंग, ठीक है, उद्देश्यपूर्ण सैम्पलिंग, इसी को निर्णायक सैम्पलिंग भी बोलते हैं, ठीक है, ओके, ये अच्छी होती है। दूसरा देखिए सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग, सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग क्या होती है, जो एक सिस्टम से चले बोले तो, जैसे कि यहाँ पर आपने सोचा कि भैया चलो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कितनी महिलाएं हैं और उन महिलाओं में कितनी महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में हैं और कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है और घर के काम में लीन है, तो हमें ऐसा देखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे महिलाओं की लाइन लगी है, ठीक है, ये महिलाएं हैं,
या पुरुष हैं, कुछ भी समझ लीजिए। यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग। तो हमने क्या किया कि हमने प्रत्येक 100 नंबर पर जो महिला आ रही है उस महिला को पकड़ा और उसके बारे में जानकारी करना शुरू कर दिया। तो एक सिस्टम से हम चले हैं, एक सिस्टम से चले हैं, ठीक है, सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग है। हमने प्रत्येक 100 नंबर की महिला को पकड़ा है या प्रत्येक 1 नंबर की महिला को पकड़ा है। अब हम 100 के बीच में 50 नहीं करेंगे, 100 के बाद 100 ही करेंगे, 1 के बाद हम क्या करेंगे, 2 ही करेंगे, 1 के बाद 3 ही करेंगे, ठीक है। इस तरह से होता है सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग। ओके, जब पढ़ेंगे तब हम लोग क्लियरली इसको डिस्कस करेंगे, अभी तो आप केवल सिलेबस समझ रहे हैं, ठीक है। और रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? रैंडम सैम्पलिंग में ये होता है कि आपने पूरी जनसंख्या को लिया और आप इस जनसंख्या में समझना चाह रहे हो कि उस क्षेत्र में बच्चे कितने पैदा हुए हैं, ठीक है। और गुजरात में बच्चों के जो क्षमता है, जो कितने बच्चे, पैदावार कितनी है, बच्चे कितने पैदा हुए हैं, उत्तर प्रदेश में कितने पैदा हुए, ठीक है, उनकी जीवन प्रत्याशा क्या है, ये आप सब पता करना चाह रहे हो। तो अब आप ऐसा नहीं करोगे कि प्रत्येक 100 नंबर के बच्चे को लोगे, ऐसा नहीं करोगे। या जन्म मृत्यु दर कितनी क्या है, कैसे आप पता करना चाह रहे हैं, तो आप प्रत्येक 100 नंबर के बच्चे को नहीं लोगे। आपका जो मन किया, आपने किसी भी गाँव से कोई बच्चा उठाया और यहाँ रख दिया, आपका जो मन किया, आपने कहीं से कोई चीज़ उठाई और यहाँ रख दी, बस आप ऐसा करोगे। आप यहाँ कोई नंबरिंग वगैरह कुछ नहीं करोगे, यहाँ बस आप रैंडम सैम्पलिंग हुई, ठीक है। और ये जो रैंडम सैम्पलिंग होती है बड़ी अच्छी होती है, इसमें निष्पक्ष जांच होती है, इसमें भैया भतीजेबाजी नहीं होती है। यहाँ सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग में तो कोई भैया भतीजेबाजी भी चल जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पता है कि प्रत्येक 100 नंबर का ही व्यक्ति लिया जाएगा। पर यहाँ जो रैंडम सैम्पलिंग है, यहाँ कुछ नहीं पता, किसी का भी नंबर आ सकता है, कोई भी आ सकता है इस सैम्पलिंग में, ठीक है। और देखिए ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग या स्तरीकरण सैम्पलिंग होती है इसमें, ठीक है। और क्लस्टर एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, ये सारी चीज़ आपको समझाई जाएंगी जब आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छी सैम्पलिंग के प्रकार हैं ये, आप देखिएगा, ये सब समझाया जाएगा किसमें, यूनिट 4 में, पेपर 104 के में, ठीक है। अब देखिए इसमें सी है, सी में क्या है, साइज ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग का साइज क्या है, कैसा होना चाहिए साइज, सैम्पलिंग में त्रुटि क्या है, सैम्पलिंग एरर, अवॉइडेंस ऑफ सैम्पलिंग बाइज, तो पूर्वाग्रह से कैसे बचना चाहिए, सैम्पलिंग का जो पूर्वाग्रह है वो उससे कैसे बचना चाहिए, ठीक है, इसमें सारी बात की जाएगी। अब 5th यूनिट है रिसर्च एंड प्रपोजल राइटिंग, यानी कि शोध प्रस्तावना लेखक। अब आपने सारी बात कर ली, अब भैया शोध का आपको लिखाई विखाई भी तो करोगे, तो शोध प्रस्तावना लेखन, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें फॉर्मेट, स्टाइल एंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल, ठीक है। यहाँ देखेंगे शोध प्रतिवेदन लेखक के बारे में सारी बात हम लोग करेंगे, ओके। और राइटिंग रेफरेंसेस इन रिसर्च प्रपोजल, ये तो हमने यहाँ देख ही लिया। तो यहाँ पर आवश्यक क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है, इसकी स्टाइल क्या है, और रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, ये सारी चीज़ हम लोग इसमें यूनिट 5 में समझेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ है असाइनमेंट, तो any1, यहाँ असाइनमेंट any1, यहाँ के यहाँ दे रखा है राइटिंग एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एनी 2 डिसर्टेशन, ठीक है। डिसर्टेशन बोले तो एक थीसिस टाइप का जो होता है वो आपको यहाँ पर करना है, लेकिन इन्होंने नीचे दे नहीं रखा कि क्या है, इन्होंने यहाँ दे नहीं रखा है कि 2 जो बोल रहे हैं कि 2 में से करना, पर इन्होंने दे नहीं रखा है इसमें। तो ये आप अपने टीचर से पूछना कि सर इसमें क्या करना है, रिसर्च के बारे में करना होगा कुछ ना कुछ ना। चलिए, तो ये था आपका एमएड का सिलेबस, ठीक है। टाइम ज़्यादा लग गया, हम समझ पा रहे हैं, लेकिन आपने ये समझ लिया होगा पूरा सिलेबस, तो आपको परेशानी नहीं आएगी अपने पेपर को समझने में, अपना पढ़ाई करने, आपको किसी भी यहाँ यूनिट में टॉपिक में परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। आई होप आप समझ पा गए होंगे, इसको पूरा समझ लिया होगा आपने। तो क्या आपने समझा कि एमएड का फर्स्ट सेमेस्टर का ये सिलेबस था। फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 4 पेपर हैं, 101 से लेकर 104 तक, ठीक है। 101 से लेकर 104 तक टोटल 4 पेपर हैं और हर पेपर 400 नंबर का है, ठीक है। यानी कि हर पेपर में क्या है, 4-4 इसमें हर पेपर में 4-4 पेपर दिए हुए हैं। देखिए जैसे कि ये है, ये देखिए ये है ना, तो सेमेस्टर फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं ना, तो इसमें 4 पेपर हैं और हर पेपर 100-100 नंबर का है, ठीक है। ऐसे ही 4 सेमेस्टर में 4-4 पेपर हैं, हर पेपर 100-100 नंबर का है। तो कुल मिलाकर आज हमने क्या समझा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, क्योंकि आपका एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ है, इसलिए आपने इसके पूरे सिलेबस को जान लिया, समझ लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो इसे आगे बढ़ाइएगा ताकि और बच्चों की हेल्प हो जाए, क्योंकि सिलेबस जब तक समझ नहीं आता तब तक आगे पढ़ाई करने का भी मन नहीं होता है, ठीक है। तो अच्छा लगा तो इसको शेयर करना, ठीक है। तो पहले फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर लो, आप चाहोगे तो हम लोग इसको पढ़ेंगे भी अच्छी तरह से। फिलहाल तो सिलेबस से डिस्कस हुआ है, ठीक है। अच्छा, और कोई बात आपको नहीं समझ आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। फिर मिलेंगे
बाद में। ओके, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, मन हो तो। ओके, चलो बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।